हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की जो घटना चक्र वाली एडिशन है उसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस तीनों चैप्टर को एक बार में करेंगे। टॉपिक जो सोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपको घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी वाली बुक है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे जीएस कंसर्न है, जहाँ पे पॉलिटी उसका पार्ट है, वो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने एक पार्ट देख रखा है इसका, दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। आपको पता होगा रिवर्स इंजीनियरिंग से चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट पे जाएंगे एंड देन वी विल डिमेंसिफाई ईच एंड एवरी टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? पहला ऑप्शन कह रहा है द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेट द इनकल्सन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही है, ये जो नेहरू रिपोर्ट था ना 1928 वाला, उन्होंने एडवोकेट किया था, एडवोकेसी किया गया था नेहरू जी के द्वारा कि इंक्लूड किया जाएगा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेफर टू फंडामेंटल राइट, बिल्कुल गलत है। द अगस्त ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट, ये भी जब वो सही है तो ये सारा तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। क्रिप्स मिशन 1942 जिसको क्रम्बल चेक कहा गया था, किनके द्वारा कहा गया था ये बताइएगा आप मुझे, ठीक है। रेफर टू फंडामेंटल राइट, तो ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 जिसने एडवोकेसी किया था इनकल्सन ऑफ फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो 1920 में आया था वो फेवर किया था, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये क्वेश्चन आपको आईएएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स जो होता है वो क्लेम्स होता है स्टेट के अगेंस्ट किसी भी सिटीजन का, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है राइट्स आर प्रिविलेज। देखिए, एक तो क्लेम वर्ड यूज़ किया गया कीवर्ड, एक हुआ प्रिविलेज, विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। तो कहता है राइट्स जो है वो प्रिविलेज है किसी भी सिटीजन का, मान लीजिए, जो कि डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के द्वारा, स्टेट में, ठीक है। तो ये भी गलत है क्योंकि ये प्रिविलेज नहीं है। राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। तो राइट जो है ना वो क्लेम है, किसका क्लेम है? ये सिटीजन्स का क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली राइट है। चलिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, राइट्स आर द क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। तो ये कहने वाली बात ये हो गई, जो राइट्स होता है वो मान लीजिए इंडिया का सिटीजन्स पे है क्लेम, ऐसा नहीं है ना। सिटीजन्स क्लेम करते हैं स्टेट पे, सिटीजन्स क्लेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, सिटीजन्स क्लेम करते हैं हमारे कंट्री पे। राइट्स जो है वो इसेंशियल है किसी भी कंप्लीट डेवलपमेंट में ह्यूमन बींग्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स की बात करें तो वो एक्सपेंड किया गया है इमेंसली, जो कि बर्थ से भी दिया जाता है, वो होता है आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जिस ह्यूमन राइट्स भी हो गया इसमें राइट्स जो इम्पोज किया जाता है, जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है पावर्स पे किसी भी स्टेट के। देखिए, जहाँ पे भी किसी भी स्टेट में, स्टेट कहने का मतलब देखिए आप, स्टेट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है ना। स्टेट एक कंट्री भी हो सकता है, मतलब कहते क्या है, अगर आप मच ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात कीजिएगा तो एक कंट्री भी स्टेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो फिर ये एक पावर लिमिट को कंसीव करता है, एक पावर लिमिट को एक तरीके से लिबरेट करता है फॉर द सिटीजन्स। अगर हम लोग मान लीजिए सिटीजन्स हैं और ये स्टेट है, जैसे आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट जैसे कूप हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वहाँ की मिलिट्री मोर पावरफुल हो जा रही है, डोमिनेट कर जा रही है, ओवरली पावरफुल हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट है जो कि लिमिट लगाता है किसी भी, आप समझ लीजिए, स्टेट पे, गवर्नमेंट पे, कि वो अपने लिमिट में रह के किसी की फंडामेंटल राइट का के अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किनको दिया गया है पावर जो इन्फोर्स करेंगे फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में? वो आपको सिंपल सी बात है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट्स, ठीक है। सारे कोर्ट्स का ये नहीं होता है, ऑल कोर्ट्स नहीं होगा, लोअर बेंचेस कोर्ट्स आर नॉट परमिटेड टू डू सो। पार्लियामेंट नहीं कर सकता इसको, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का ये एक पावर होता है जो कि इन्फोर्स कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए आर्टिकल्स ध्यान रखना है हमको। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को कोई भी केस के अगेंस्ट जहाँ पे वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, वहाँ पे आर्टिकल 13 लगा करके कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के वेज से
आप आराम से उसके फंडामेंटल राइट के वायलेशंस को देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 32 आपको पता होगा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किन के द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपको B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 32 की बात करें सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 226 की बात करें तो हाई कोर्ट की बात होगी। वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और लॉ एक तरीके से पास कर सकते हैं, इनैक्ट कर सकते हैं, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है। जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है उसको वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं। किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे? तो वो एक कंट्रवेंशन है ग्राउंड का, वो है आपको फंडामेंटल राइट पे, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ से कैरी आउट करना है, आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात कर ले आर्टिकल 226, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट? इट इज जस्टिफिएबल, ठीक है, जस्टिफिएबल। फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट्स के द्वारा और ये सब्जेक्टेड होता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर अ फंडामेंटल राइट अ प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विच इज विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। किन्होंने कहा था फंडामेंटल राइट को कि एक प्लेज है हमारे लोगों के लिए, अ प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये कहा गया था आपको एस राधाकृष्णन जी के द्वारा, ठीक है। एक फिलोसफर थे एस राधाकृष्णन, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहे थे कि एक प्लेज है हमारे लोगों के लिए और एक पैक्ट है सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए। एंड एज अ ग्रेट ज्यूरिस्ट पतंजलि शास्त्री द फॉर्मर चीफ जस्टिस फॉर सुप्रीम कोर्ट सेड, अब सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे हमारे पतंजलि शास्त्री जी, उन्होंने क्या कहा था? द होल ऑब्जेक्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द फ्रीडम्स एंड राइट मेंशन्ड देयरिन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इन्वेजन बाय द स्टेट, ठीक है ना। स्टेट के पावर को, आर्बिट्रेरी जो मिसयूज़ ऑफ पावर है उसको ब्रेक करने के लिए, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के लिए फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना जाए स्टेट, इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स, द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस फंडामेंटल राइट्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इट इज़ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी की बात अभी यहाँ नहीं होगी। इट इज़ अ पब्लिक वेलफेयर, इट इज़ इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, और राइट टू एजुकेशन, इट इज़ इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो 1 और 4 तो ऑप्शन आपका होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे 1 और 4 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर हमारा एक होगा। 5 देख लेते हैं अब। पार्लियामेंट कैंट मेक लॉज अगेंस्ट इट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पार्लियामेंट जो है उसके अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकती है बिकॉज ये पार्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इस बात को ध्यान रखिएगा। हेंस द fundamental right is the basic structure of the constitution, so parliament cannot make laws against that. Fundamental rights given in the question cannot be suspended, yes it can be suspended under particular conditions, under some circumstances, तो suspend हो सकता है, ठीक है। किसके लिए, कैसे, वो सारी कंडीशन में बात डिस्कस करूंगा। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर कोई होल्ड नहीं होता है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं क्या? उनके कहने पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। जैसे होता है ना कि यू कैन फॉर्म यूनियंस, एंड यू कैन स्ट्राइक, यू कैन गो अगेंस्ट गवर्नमेंट बट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, अंडर सर्टन प्राइम मैनर्स, बट येस देयर आर सर्टन लिमिटेशंस, देयर आर सर्टन कंडीशंस। जैसे मान लीजिए कहीं पे इमरजेंसी लागू हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ ग्रुप बना के खड़े नहीं हो सकते हो। मान लीजिए मतलब कर्फ्यू लग गया है, तो फिर आप उसको, उसके नियम को, उसके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज किया है। किस कंडीशन में? इमरजेंसी की कंडीशन में। फंडामेंटल राइट जो होता है वो नेचुरल राइट है एंड नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल राइट यह सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के वक्त में, फॉर विच प्रोविजन हैज़ बिन गिवन अंडर आर्टिकल 358 एंड 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 358 जो है उस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी की कंडीशन में। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, अगर हम लोग आर्टिकल 20 और 21 की बात करें तो वो कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या होता है
कि रूल ऑफ लॉ स्टैंड्स फॉर वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। एक कानून होगा सबके लिए और एक जुडिशरी होगा सबके लिए, ठीक है। चलिए, रूल ऑफ लॉ implies that the creation of laws, their enforcement and the relationship among legal rulers are themselves legally regulated so that no one including the most highly placed officials is above the law। तो जितने भी आते हैं उसके एम्बिट में, जितने भी उसके अंदर में आ रहे हैं, वो सारे के सारे लॉ के अंदर हैं, उनके ऊपर, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। अगर हम लोग बात करें लीगल कंस्ट्रेंट्स की ऑन रूलर्स, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो सब्जेक्टेड है कि कैसे वो एग्जिस्टिंग लॉज को सिटीजन्स को फॉलो करें। दस अ क्लोजली रिलेटेड नेशन इज़ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ विच होल्ड्स दैट नो लीगल पर्सन शैल एंजॉय प्रिविलेज दैट आर नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल एंड दैट नो पर्सन शैल बी इम्यून फ्रॉम द लीगल सैंक्शंस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रूल ऑफ लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, आराम समझते हैं। देखिए, लिमिटेशंस ऑफ पावर, बिल्कुल कोई भी एक लॉ, मान लीजिए एक अम्ब्रेला है, ठीक है, उसके नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं वो लॉ के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, लॉ के बाहर कोई नहीं है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, या तो अंबानी को ले आइए या फिर किसी बेगर को ले आइए, ठीक है, दोनों लॉ के सामने सेम है। देयर आर इक्वालिटी अमॉन्ग देम बिफोर द लॉ। फिर देखते हैं पीपुल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना, पीपुल का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा गवर्नमेंट के लिए। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स तो बिल्कुल होगा, तो लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 हो गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय A.V. डिके। तो रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंड किया गया है डाइसी के द्वारा। अब ब्रिटिश जरिस्ट थे, उनका कंसेप्ट जो वो 3 एलिमेंट पे बेस्ड था। अगर उस एलिमेंट्स की बात करें तो पहला एलिमेंट है लिमिटेशंस ऑफ पावर, पावर को लिमिट करना है। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी होगा वो पावर को लिमिट करना होगा। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक वो लॉ को ब्रीच नहीं करता है, लॉ को अपने हाथ में नहीं लेता है, तब तक उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेशंस होगा पावर का। सेकेंड जो कंडीशन था डाइसी का, वो था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन of all the citizens in the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts। तो जो भी होगा इक्वलिटी होना चाहिए लॉ के अगेंस्ट में, इक्वल सब्जुगेशंस होना चाहिए सारे सिटीजन्स का, इरेस्पेक्टिव कि उनका लेवल क्या है, इरेस्पेक्टिव कि वो कितने ज़्यादा वेल्दी हैं, इरेस्पेक्टिव वो कितने बड़े पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। थर्ड जो कंडीशंस था वो था लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, दैट इज द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स एंड इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड द। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर होता है किसको सस्पेंड करने का? तो बेसिकली फंडामेंटल राइट को तो कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट्स के कुछ सब क्लॉज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ सस्पेंशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर इमरजेंसी की बात हो, ठीक है, अगर इमरजेंसी की बात हो, ठीक है, तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी एंड डी होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्बिगस क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ये दोनों सही होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया गया था। अब इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, आंसर्स को। फंडामेंटल राइट जो होता है वो डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 358। इमरजेंसी के वक्त जब इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और बेसिकली यह जो डिक्लेयर किया गया है किस बेसिस पे, तो वॉर के बेसिस पे और किसी एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अंडर आर्टिकल 352। जबकि प्रेसिडेंट के पास पावर है सस्पेंड करने का राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द अदर्स फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग आर्टिकल 21 क्लॉज ए अंडर आर्टिकल 359। इट इज़ नोट वर्दी दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑब्टेन्ड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस। सो Article 19 not automatically suspended in case of declaration of emergency due to armed rebellion, but then the president suspends it under Article 359. The two correct answer were C and D are received for this question. Clear हो गया? चलिए, under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to citizens? तो किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया सिटीजन्स को? तो सबको पता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
from Article 12 to 35 of the enumerates 6 fundamental rights which are provided to the citizen of India. Under which of the following articles the Indian Constitution guarantees fundamental rights to the citizens? तो वो बिल्कुल आर्टिकल 12 से 35. The descriptions of fundamental rights for the Indian citizen it is in Article 12 to 35 the Constitution of the Part 3. Consider the following statement about the fundamental rights in India. अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट्स इंडिया में तो कौन कौन सा करेक्ट है? दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ठीक है. दे आर द लिमिटिंग पावर स्टेबलाइजर, यू कैन से. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेके 35. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. 1, 2, 3 incorrect. They are unlike bills of rights in the USA. They are unlike bills of rights in the USA. This is not correct. 1, 2 and 3 हो गया. अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया अगेंस्ट द स्टेट एक्शन. दीज राइट्स हैव बीन इनुमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल as visualized by the Indian Constitution is found mostly in the directive principle of state policy of Part 4 of the Constitution of India and to a little extent इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें सोशल जस्टिस की तो मेजर पोर्शन इसको विजुलाइज किया जाता है डीपीएसपी जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं. लेकिन फंडामेंटल राइट चैप्टर में भी इससे थोड़ा बहुत इसका पोर्शन लाई करता है, ठीक है. अगर हम लोग बात करें दीज राइट्स आर लाइक द बिल्स ऑफ राइट्स इन यूएसए. तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए के समान है. तो अनलाइक नहीं होगा, लाइक होगा, ठीक है. चलिए क्वेश्चन 15 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर. तो लेजिस्लेटिव पावर पे कौन सा आर्टिकल है जो कि एब्सोल्यूट लिमिटेशंस लगाता है? वो आर्टिकल 14 है. आर्टिकल 14 की बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं हम लोग. आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, ठीक है. अंडर आर्टिकल 14 द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ or the equal protection of laws within the territory of India on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 14 put an limitation on the legislative power. Now, in which article of the Constitution equal protection of laws? Now, equal protection of laws किस आर्टिकल के तहत आता है? तो equality before the law, equal protection of law. These all comes under the ambit of Article 14. Article 40 says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territories of India. It confers right on all persons, whether citizens or foreigners. तो Article 14 foreigners के लिए भी applicable है. The concept of equal protection of law लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और ये सजेस्ट करता है कि द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ. The similar application of the same law to all persons who are similarly situated and the like should be treated alike without any discrimination. Simple सा logic है, कुछ इसमें याद नहीं करना है. Start a legislation which confers on the executive or administrative authorities an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India. बेसिकली ये आपको आर्टिकल 14 है. तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर समझिएगा. द लेजिस्लेशन जो है, जो लेजिस्लेचर होगा जो कन्फर करता है एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एक अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर किस मैटर में? तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये आर्टिकल 14 है. कोर्ट्स एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर डेलीगेशंस एंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय adjugating upon the constitutionality of the law under which such powers are delegated with reference to the fundamental rights enunciated in Part 3 of the Indian Constitution. Therefore, if the law confers vague and wide discretionary power on any administrative authority, it may be declared ultra vires. Article 14. Article 19 and other provisions of the Constitution. Article 14 of the Constitution guarantees equality before the law, but the court have permitted reasonable classification to be made. मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए लेकिन कोर्ट के पास एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए. वेयर द लॉ इज वैलिड अंडर द आर्टिकल अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन वुड स्टिल बी वायोलेटिव ऑफ द इक्वालिटी क्लॉज. क्वेश्चन नंबर 18 द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय. बिल्कुल ये किसके द्वारा राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है?
तो देखिए आर्टिकल 14, 15 एंड 16 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करती है, ठीक है। अब देखिए द राइट टू इक्वालिटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वालिटी से, आर्टिकल 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 17 डील करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 डील करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देयरफॉर आर्टिकल 14 से लेके 18 प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वालिटी कंसर्न। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एससी एंड एसटी। तो ये आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है, आपको अभी हम लोगों ने ऑलरेडी दिखाया। 15 आर्टिकल 15 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। चलिए आर्टिकल 15 जो है वो रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लॉज 5 जो है आर्टिकल 15 का, ये एम्पावर करता है किसी भी स्टेट को, वो बना सकता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस कॉन्टेक्स्ट में? रिजर्वेशन इन एडमिशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड किया गया है, चाहे वो एडेड हो और अनएडेड हो बाय द स्टेट। स्टेट उसको फंड करता है या नहीं करता है ये मैटर नहीं करता, लेकिन रिजर्वेशन उसमें स्टेट बना सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करें तो अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड इन द क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 30, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये याद रखिएगा 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 इनेबल करता है प्रोविजंस को रिजर्वेशंस के लिए 27% ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज को इन गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑफ इंदिरा शानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू विच इशू। तो ये रिलेटेड था रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंदिरा शानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन 1992 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि रिजर्वेशन जो है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन हैव बाय द लार्ज एक्सेप्टेड that this is as a correct and it should not be held as constitutional prohibition or any reservation beyond 50% would be liable to struck down, ठीक है। आर्टिकल 21 कह रहा है द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल differently people differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political spheres. The state can treat unequals differently with the objective, बिल्कुल सही बात है। स्टेट अनइक्वल्स को ट्रीट कर सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकता है सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में। रीज़न है अमॉन्ग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो अब इसका देखिए आंसर, बिल्कुल ए एंड बी दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर डी। अब देखिए क्या होता है, स्टेट जो होता है वो ट्रीट कर सकता है अनइक्वल, जो लोग अनइक्वल हैं डिफरेंटली उनको एज ए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो गारंटीड किया गया आर्टिकल 14 के द्वारा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि ऑल लॉ मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर, दे आर रीजनेबल क्लासिफिकेशन वेरिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन सोशियो, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स, बट अमॉन्ग द इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल्स एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। Thus A and R are true and R is the correct explanation of A. Which article of the Constitution gives precedence to the constitutional provisions over the laws made by the Union Parliament and State Legislature? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि प्रेसिडेंस देता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लॉज के ऊपर इन बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर? तो वो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ if inconsistent with the provisions of fundamental right enumerated in part 3, अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, होमोजेनस नहीं है विद फंडामेंटल राइट्स जो कि इनोमिनेटेड है पार्ट 3 में, उसको वॉइड टू द एक्सटेंट सच इनकन्सिस्टेंसी, उसको वॉइड एज ए वॉइड ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 245 रिलेटेड है वैसे लॉज के एक्सटेंशन में जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है लेजिस्लेचर के साथ स्टेट के लिए। आर्टिकल 326 रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, ये दे रखा है इसमें आर्टिकल 326, इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिकल 326 जो है वो रिलेटेड है इलेक्शन लोकसभा में एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एंड आर्टिकल 32 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यू ऑल नो, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
Question number 23. Question number 23. The main objective of Article 13 of the Indian Constitution is to secure the paramountcy of the Constitution regarding. It's not DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नहीं है, फंडामेंटल राइट होगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द डिफरेंट कैटेगरी. अब इसमें से डिफरेंट कैटेगरी कौन सा है वो देखते हैं. देखिए, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 14, 15, 16, आपको पता है 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, तो ये तो एक कैटेगरी में आ गई. आर्टिकल 19 जो है वो डिफरेंट होगी. आर्टिकल 19 बिलोंग करती है डिफरेंट कैटेगरी से, जब ये कैटेगरी राइट टू फ्रीडम के अंदर आती है. आर्टिकल 19 डील करती है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. Let's move to question number 25. In the Indian Constitution of the right to freedom is granted 4 article from. तो आपको पता है आर्टिकल 19 से लेके 4 आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 22 तक जाएगा. The right to freedom is granted in Indian Constitution from Article 19 से 22, where Article 19 deals with the protection of certain rights including the right to freedom of speech, peaceful assembly of association or union, move freely, settle and reside etc. Article 20 deals with the protection in respect to the conviction of offences. Article 21 very important, deals with the right to life and personal liberty. Article 22 deals with the protection against arrest and detention in certain circumstances. Question number 26 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड. जहाँ भी इक्वालिटी की बात होगी ना, वहाँ आर्टिकल 14 से 18 की बात होगी, ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी में ही आएगी. तो आर्टिकल 15 की बात कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन etc, which is Article 15 of the Constitution of India, is a fundamental right classified under the right to equality. So basically, prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth is a fundamental right which is provided in Article 15 of the Indian Constitution under the category of right to equality, Article 14 से 18. In the Indian Constitution, the right to equality is granted by the 5 article. Right to equality की बात हो रही है, तो basically 14 से लेके 18 तक right to equality डील करता है. Question number 28. Which one of the following is not included in the fundamental right to equality as inherent in the Indian Constitution? तो इसमें से कौन नहीं है वो देखना है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, सोशल इक्वालिटी है, इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी बात नहीं करता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर. आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 29 देखें. आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हैजार्डस वर्क. सच प्रोहिबिशन इज what? Absolute prohibition. As per Article 24, कोई भी चाइल्ड होगा बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed into work in a factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Such prohibition is absolute prohibition. हाँ, moving to the next question. Which provision of the fundamental rights directly related to the exploitation of children? It's Article 24. अभी जस्ट हम लोगों ने देखा. Article 24 of the Constitution is related to the right against exploitation of the children. This article prohibits the employment of children under the age of 14 in any factory, mines and in any hazardous employment. देखिए एक चीज़ और है, 14 से कम तो आप उनको किसी भी जगह एज ए वर्कर रख नहीं सकते हो. 14 से लेकर 18 तक में किसी पॉइजनस जगह पे नहीं रख सकते हो, ठीक है. जब आप लेबर इन्फोर्समेंट या फिर लेबर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ोगे या फिर लेबर लॉज को पढ़ोगे, उसमें ये सब क्लासीफाई है, ठीक है. चलिए 31. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन. बिल्कुल ये आर्टिकल 24 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन. सेम क्वेश्चन 24. विच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल डायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन. सेम क्वेश्चन. मूविंग फर्दर. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. तो ये आपको आर्टिकल 24 है. देखिए ये क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत वीवीआई है, ठीक है, तो इसको हम उसी तरीके से पढ़ना है. चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्टेड इन द आर्टिकल्स 24 of ICCPR. Now, eradication of all type of social discrimination comes under which generation of human rights? तो ये आता है आपको सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में. eradication of all types of social discriminations
आता है सेकंड जनरेशन में। अगर हम लोग बात करें इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये आती है सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। पहली जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डील करता है लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इन पॉलिटिकल लाइफ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डील्स विद द पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ एज वेल एज लिबर्टी। सेकंड जनरेशन जो है वो डील करता है आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन से। दे आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रेफर टू द कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स। ठीक है, अगर हम बात करें अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, तो किसके तहत अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया, तो वो था आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड डिक्लेयर्स दैट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस एंड पनिशेबल बाय लॉ। In which of the following article of the Indian Constitution the abolition of untouchability has been guaranteed? तो Article 17. Which article of the Indian Constitution eradicates untouchability? It's Article 17. Article 17 of the Indian Constitution deals with बिल्कुल abolition of untouchability. Which of the following article of the Constitution abolishes untouchability? Same question is repeating here. A court can presume that any act constituting offence was committed on the ground of untouchability if such offence is committed in relation to, अगर एक मेंबर होगा शेड्यूल कास्ट का, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्ट होगा तो कोर्ट जो है उस पर आराम से ऑफेंस को एक तरीके से प्रिज्यूम कर सकती है कि अनटचेबिलिटी इफ एनी सच ऑफेंस कमिटेड इन रिलेशन टू। देखिए, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 द कोर्ट में प्री-एज्यूम that any act constituting offence was done on the ground of untouchability if such offence is committed in relation to the members of scheduled caste SC. Prohibition and abolition of untouchability may be achieved by making laws, improving education, public awareness। बिल्कुल देखिए, लॉ बना के हटाया जा सकता है आर्टिकल 17। इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके बिल्कुल किया जा सकता है। फिर पब्लिक की अवेयरनेस को बढ़ा के इससे भी किया जा सकता है। क्या आप जॉब सर्विसेज को प्रोवाइड करके किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 होगा। इसीलिए तो जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ना, वो सोशल बेसिस पे ज़्यादा दिया गया है, ना कि इकोनॉमिकल बेसिस पे। अनटचेबिलिटी मे बी एबॉलिश्ड बाय इंप्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम, मेकिंग लॉज, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस। लेकिन जॉब एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, इससे प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जा सके। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट दे रखा है, शर्सन दे रखा है अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन क्या दे रखा है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शंस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, सीधी सी बात है। स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात करें तो वो अलग होता है फ्रॉम पर्सनल वायलेंस and refers to preventable harm or damage to person where no actor is committing the violence or where it is not practiced to search for the such violence emerges from the unequal distribution of power and resources, or other words is said to be built under the structure. Some of the form of the structural violence is racism, untouchability, etc. Untouchability is an extreme disgusting aspect of caste system. It constitutes extremely harsh social punishment against lowest caste on the scale of purity and impurity from religious and ritualistic point of view, and untouchability also gets religious approval for the reason. Which one of the following fundamental rights are amended as a result of the decision of the Supreme Court of India, State of Madras versus Champakam दोरिगराजन केस? ठीक है, दोरिगराजन केस तो आपको पता होना चाहिए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था। द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वॉज अमेंडेड, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को अमेंड किया गया फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस द चंपकम दोराईराजन केस जो था। आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 को ऐड किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस? बिल्कुल ये आर्टिकल 19 है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन freedom of press is not given directly, but Supreme Court held that right to freedom of speech and expression, Article 19, included rights to freedom of press. Which article of the Constitution ensures the freedom of press? बिल्कुल Article 19. Under which article scheduled caste, SC and STs have been granted fundamental socio-economic, political and cultural right? तो किन के थ्रू मिला? तो Article 17 के थ्रू। अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है, Article 17 of the Indian Constitution provides abolition of untouchability and its practice in any form is forbidden. It is a statement of principle with the objective to remove humiliations,
मल्टी फैसेटेड harassments meted to the Dalits and to ensure their fundamental socio-economic, political and cultural rights. Question of 49 कह रहा है which one of the following categories of fundamental rights incorporated protection against untouchability as a form of discrimination. तो ये कहा था right to equality के अंदर. According to Article 17 जो 14 से 18 होता है राइट टू इक्वालिटी, उसमें आर्टिकल जो 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनटचेबिलिटी पे बात करता है. अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन द अकॉर्डेंस विद लॉ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है ऑफ द प्रेस, बट इट इज़ इंक्लूडेड इन, देखिए इसको दिया तो नहीं गया था लेकिन इसको ऐड किया गया था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में. अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 19A लिखा है या फिर 19 कैपिटल ए लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि 19 जो स्मॉल ए है ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मेंशन है, लेकिन कैपिटल ए है इसको अमेंडमेंट से लाया गया है. ठीक है, अमेंडमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इन विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट्स आर्टिकल 19. यू ऑल नो. फ्रीडम ऑफ न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया इज, याद रखिएगा, स्पेशली प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए. क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एज अ पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. तो देखिए, तो ऑप्शंस देखिए. पीसफुल असेंबली शुड बी इज एप्लीकेबल. पीपल who assemble should not bear arm, this is also applicable. State can make a law imposing reasonable restrictions on the exercise of their rights, this is also absolutely correct. तो ये तीनों करेक्ट हो गया. अब देखिए, घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, तो क्या ये करना सही है? क्या ऑफिशियल्स का घेराव करना सही है? नहीं सही है, तो ये होगा हमारा आंसर. By which of the following grounds a citizen's freedom of expressions may not be subjected to restrictions. तो ऐसा कौन सा ग्राउंड होगा जहाँ पे सिटीजन्स का जो फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, वो सब्जेक्टेड नहीं होगा रिस्ट्रिक्शंस के? देखते हैं. सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये तीनों में अगर देखा जाए, इस तीनों में तो सब्जेक्टेड होता है रिस्ट्रिक्शंस पे. ठीक है, आप देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुलेआम इंडिया को गाली दीजिएगा, फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप. ठीक है, तो अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मे बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद अ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एज enumerated in Article 19 Clause 2. Which article of the Constitution of Indian Republic relates to the protection of life and personal liberty? Protection of lives and personal liberty is simply Article 21. Article 21 of the Indian Constitution किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 19 क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 90 गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 22 की बात कर ले, इज अबाउट protection against arrest and detention in certain cases, and Article 20 is about protection with respect to conviction for offences. Which of the following is not correctly matched? Article 22 Clause 1, right to be defended by a legal practitioner of her or his choice. ठीक है, तो ये राइट होगा डिफेंडेंट का कि वो लीगल प्रैक्टिशनर को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ला सके. ठीक है, बिल्कुल सही है. आर्टिकल 22 Clause 4 की बात कर ले हम लोग, तो देखिए, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ. तो बिल्कुल सही है, 3 मंथ से ज़्यादा. नो लॉ, कोई भी ऐसा लॉ प्रोवाइड नहीं किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो कि ऑथराइज करता है डिटेंशन को 3 मंथ से ज़्यादा के लिए. आर्टिकल 22.2 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए पर्सन में बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स. तो लॉन्गर देन 3 मंथ्स तो कंडीशन बन ही नहीं सकता ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि गलत है. आर्टिकल 22 Clause 1 देखते हैं. नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑन द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट. मेनका गांधी केस आपको याद होना चाहिए. अब चलिए, एज पर आर्टिकल 22.2 एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोवाइडेड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा. अगर आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस टू अरेस्ट, मान लीजिए यहाँ पर अरेस्ट किया और यहाँ पे लाना है,
तो ये यहाँ से यहाँ तक लाने तक जो समय लगेगा उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी की सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, नो। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, तो खुद को डेवलप करना है, ये कंप्लीट लिबर्टी की बात होती है। एक तरीके से फ्रीडम फील करना। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑन पॉलिटिकल रूलर्स, तो एक चीज़ बताइए, ये तो टायरनी एक वर्ड ही है जो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव परसेप्शन देता है लिबर्टी के अगेंस्ट। ए और बी तो दोनों। अब देखिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट भी एक नेगेटिव परसेप्शन देगा। सी की बात कर ले तो ये रिलेटेड है आपको एनार्की एंड लॉलेसनेस से, ठीक है। आपको जो मनाएगा वो कर लोगे तो फिर तो लॉलेसनेस हो गया ना। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन राइट्स टू ट्रैवल अब्रोड? तो ये आपको है आर्टिकल 21। इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू ट्रैवल अब्रोड इज अ फंडामेंटल राइट एंड इज सिक्योर्ड बाय द आर्टिकल 21। Which one of the following right is available under Article 19 Clause 1 Sub Clause D read with Article 21? तो ये आपको है right to privacy. In the Govind versus State of Madhya Pradesh and ANR 1975 and Malak Singh versus ORS versus State of Punjab and Haryana and ORS 1980, Supreme Court held that the right to privacy is implicit under Article 21. This right is the right to be let alone. In the context of surveillance, it has been held that surveillance, if intrusive and seriously encroached on privacy of citizens, can infringe the freedom of movement guaranteed by Article 19, Clause 1, Subclause D and Article 21. Which one of the following does not fall within the purview of Article 21? इनमें से कौन जो Article 21 के एम्बिट में परव्यू में फॉल नहीं करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट टू लाइफ। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी फॉल करता है। पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल ये भी फॉल करता है। तभी तो आप हमेशा देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी न किसी गवर्नमेंट को डांट सुनाते रहती है। कैपिटल पनिशमेंट विल नॉट कम अंडर दिस, कैपिटल पनिशमेंट विल नॉट कम अंडर दिस। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू, देखिए कोई पर्सन को आप उसके लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर आप पॉल्यूशन दे रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज से, तो बीमार पड़ रहा है, हेल्थ पड़ रहा है, वो डेथ कर जा रहा है, वो अगर मान लीजिए हेल्थ डिजीज से, तब तो आप उसके लाइफ से डिप्राइव कर दे रहे हैं ना उसको। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने वाइडन किया स्कोप को, ऑर्बिट को, कि राइट टू लाइफ जो है एंड पर्सनल लिबर्टी एट वेरियस ओकेजन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट एज फ्रॉम डिसीजन ऑफ बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इट इज़ नाउ क्लियर दैट प्रोविजंस कैपिटल पनिशमेंट एज गिवन इन सेक्शन 302 ऑफ IPC इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। तो याद रखिएगा, आर्टिकल जो सेक्शन 302 है IPC का वो वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 21 का, क्योंकि इट इज़ गिवन ओनली फॉर सीरियस क्राइम्स, ठीक है ना। सो कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट कम अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है, आपको राइट टू लाइफ है, लेकिन आप ऐसा मत करो किसी दूसरे के लाइफ के एक्सपेंस पे आपके लाइफ को वो तर्ज दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से देखा जाए तो मेडिकल एड एंड इंजर्ड जो डॉक्टर को देता है वो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनाया था। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये आपको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर, ये आपको सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविजेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो अब इसमें से कौन कौन है जो कि इंटरटेन करता है, इनविजेज करता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बिल्कुल ये करता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप एबोलिट कर रहे हो अनटचेबिलिटी को। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अगर आप माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो क्या आप इनविजेज कर रहे हो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो ये भी नहीं करेगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात हो, फोर्स्ड लेबर की बात हो, या फिर
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस बात हो तभी ये हो सकता है कंडीशन, 1 और 4 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में दे रखा है, यह 2 प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स है एंड बेगर्स है, जिसको फोर्स लेबर के तहत भी आप डाल सकते हो, एंड एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हैजार्डस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइन सिटीज। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो आप अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, तो फर्स्ट करेक्ट है। राइट टू वियर एंड कैरी कृपांस बाय 6, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 6 जो है वो 5 चीज़ कैरी कर सकते हैं, कृपांस हो गया, कंघा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टेट राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। राइट टू कन्वर्सन ऑफ रिलीजन, ये नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज, ये नहीं कर सकते हैं, ये इररिलेवेंट है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन एंड ऑल्सो द राइट ऑफ स्टेट ऑफ टू मेक एनी लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म्स। कैरिंग एंड वेयरिंग कृपांस बाय 6 इज डीम्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 of the article 25. The right to conversion of religion by religious bodies or institutes is not provided under this article. According to article 25 of the constitution, right to freedom of religion is not subjected to humanism. तो बेसिकली आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पर्सन्स होंगे वो इक्वली इंटाइटल्ड हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, practice and propagate religion, but these rights have certain limitations imposed on the ground of public order, morality and health. Humanism is not limitations imposed under Article 25. अब ऐसा नहीं है कि आपके सामने एक हॉस्पिटल है, ठीक है, और आप पूजा करा रहे हो या फिर माइक लगा करके नमाज पढ़ रहे हो, ऐसे मतलब थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए 64 कह रहा है विच What are the restrictions in the freedom of manage religion affairs in the Article 26 of the Constitution? तो कौन कौन से restrictions हैं जो कि freedom to manage religious affair में आर्टिकल 26 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, पब्लिक ऑर्डर, बिल्कुल पब्लिक न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड क्या है, तो आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एजुकेशन पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मोरालिटी, यस मोरालिटी पे असर पड़ेगा। एक चीज़ और है, हेल्थ पे पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोई अगर सामने हॉस्पिटल या कोई पेशेंट रह रहा है तो उसका भी ख्याल करना है। तो 1, 4 एंड 5, ठीक है, 1, 4 एंड 5 तो हो रहा है। सेक्युलरिज्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो आपको 1, 4 एंड 5 हो जाएगा। तो आर्टिकल 26 कहता है एवरी रिलीजन, डिनोमिनेशंस और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल। मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, ओन एंड एक्वायर, तो एक और चीज़, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आएगा। साथ साथ में एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। द राइट अंडर आर्टिकल 26 आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, बट नॉट सब्जेक्टेड टू अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, ठीक है। Under which article of Indian Constitution wearing kripans by Sikh is deemed as a right of freedom of religion? It's under Article 25. Wearing and carrying of kripans by Sikhs is deemed to be included in the profession of Sikh religion by virtue of explanation 1 to the Article 25. Article 25 of the Indian Constitution, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article 25 of the Indian Constitution refers to freedom of religion. Now, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल 23 जो होता है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी तरीके से आर्टिकल 24 की बात कर ले हम तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बात करता है। 23 और 24 ना लेबर लॉ से रिलेटेड है, याद रखिएगा, लेबर लॉ से। ये आपको EPFO एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आर्टिकल 26 है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल 29 क्या है? फ्रीडम टू ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज़, ठीक है, तो ये गलत है। कैसे गलत है? तो फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द माइनॉरिटीज गिवन इन द आर्टिकल 30, नॉट इन द आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 30 में कर सकता है जैसे मदरसा, ठीक है।
While Article 29 is related to the protection of interest of minorities, rest of the options are correctly matched. Let's move to the next question. Question number 68 कह रहा है Which one of the following pair is not correctly matched? अगर हम लोग correctly matched conditions को देखें, prohibition of traffic in human beings and forced labor, it comes under Article 23, absolutely correct. और Article 24 आपको पता होगा, Factories Act वाला. Protection of interest of minorities is Article 29, correct. Right to constitutional remedies, heart and soul of Indian Constitution, Article 32, this is also correct. तो A, B, C correct है. Right of minorities to establish and administer educational institution, ये आपको Article 30 के तहत आता है, ठीक है. तो हमारा D जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि D जो है वो रॉन्ग है. चलिए, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवाइड अंडर Article 30, while Article 31 was for compulsory acquisition of property, which has been repealed by 44th Amendment Act 1978. And now right to property is a legal right. It's not a constitutional right. It's not a fundamental right. It's a legal right. ठीक है. Under Article 300A in Part 12 of the Constitution, याद रखिएगा 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो लीगल राइट था, जिसको फंडामेंटल राइट के अंदर डाल रखे थे, उसको हटा के आर्टिकल 300A के तहत पार्ट 12 में डाल दिया गया और एज ए लीगल राइट इसको कन्फाइन कर दिया गया. Under which of the following articles of the Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the rights to establish and administer educational institution for their choice. तो ये आर्टिकल 30 के तहत है. Which article of the Constitution protects the right of minorities to establish and administer the educational institution of their choice? तो ये आर्टिकल 30. आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम. 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटीज कम्युनिटी. आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 71. गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दे रखा है, एक लेवल है आपको असर्शन एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द रीजन. वी नीड टू नो वेदर द असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज नॉट. तो क्वेश्चन है, कहता है आर्टिकल 30 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया का डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी. आर्टिकल 30 जो होता है वो माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रीजन उसका कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. तो ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन ए असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. तो ऑप्शन हो जाएगा बी. ठीक है, बी आंसर हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. बेसिकली आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मदरसा, ठीक है, जैसे कि गुरुकुल. ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 कहता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 clause 2, the state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institutions on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or lingual basis. So it is clear that minority is not defined in this article. Hence both statement are correct, but the reason is not the correct explanation of the assertion given. Moving to the next question, question number 72 कह रहा है consider the following statement. Article 301 is related to right to property. अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 301 जो होता है ना, वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स के लिए होता है. तो बेसिकली ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, इसी तरीके से बात करें, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट. इसको बिल्कुल लीगल राइट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट से हटा करके. आपको पता होना चाहिए. तो ऑप्शन 2 सिर्फ हमारा करेक्ट हो जाएगा. आर्टिकल 301 जो है वो रिलेटेड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड नॉट विद द राइट ऑफ प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ. ये याद रखिएगा क्योंकि ये अमेंडमेंट पूछ देता है कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को. तो वो पहला फंडामेंटल राइट के अंदर आता था आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर, लेकिन 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ उसने इस क्लॉज को ओमिट कर दिया गया फंडामेंटल राइट के लिस्ट से. आर्टिकल 300A जो है वो इंसर्ट किया गया, जो प्रोवाइड करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ इट्स प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. दिस अमेंडमेंट वॉज डन एट द टाइम ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट. आफ्टर दैट अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी बिकम द लीगल राइट एंड सीज टू बी द फंडामेंटल राइट. दस ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ moving to the question 73, which of the following right can be enforced
बट आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी ऐसी राइट है जिसको इन्फोर्स किया जा सकता है अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स बेसिकली फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन और ट्रांसग्रेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है शैल हैव द पावर, उनके पास पावर होता है कि वो किसी भी डायरेक्शंस को इशू कर सकते हैं, ऑर्डर्स और रिट्स को पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिट्स लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो भी एंड सर्चोरिटी भी। जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो लगा सकते हैं। कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्चोरिटी। जो उनको लगेगा कि अप्रोप्रिएट है उसको लगा देंगे। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट 3, दैट्स वाई द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड द गार्डियन ऑफ fundamental right. The guardian of fundamental right is obviously its judiciary, Supreme Court. The Constitution of India has assigned judiciary, that is Supreme Court of the India, and the High Court. Supreme Court and High Court has the responsibility of the protection of fundamental rights. The most significant of fundamental right is the exclusive right of the constitutional remedies, Article 32. आर्टिकल 32 से आर्टिकल 226 एक तरीके का रेमेडीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है जुडिशियरी जो है वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? के एम मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। के एम मुंशी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, वन ऑफ द मेंबर, 100% करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कब किया गया था, ठीक है, डेट आपको बताना है। द पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता, मैंने आपको बताया था ना 3 tier सिस्टम, बलवंत राय मेहता, इस तरीके से मैंने ट्रिक बताया था। तो 3 tier सिस्टम को, पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इन 1957। ऑप्शन डी कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मूविंग टू द क्वेश्चन 76, कह रहा है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल इट्स सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, किनको माना जाता है? तो बिल्कुल जुडिशियरी को माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स सुप्रीम कोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यू ऑल नो वेरी वेल। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर डिस्क्राइब्स आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था किनके द्वारा? तो आपको पता है, रामजी B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, भीमराव रामजी अंबेडकर जी के द्वारा। इन हिज वर्ड्स उन्होंने कहा, इफ आई वॉज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, एक ऐसा आर्टिकल जिसके अगर वो ना हो तो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन एक नल है, वॉइड है। वॉइड का कहने मतलब है वो जीरो है, ठीक है। तो उस आर्टिकल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जीरो है, ठीक है। तो वो था आर्टिकल 32 के बारे में। अब चलिए क्वेश्चन में 80 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इट्स ऑब्वियसली आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर अम्बेडकर हैड डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द वेरी सोल ऑफ द इट, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है एक इफेक्टिव रेमेडी की बात करता है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स अगर आपको पूरी की पूरी इंडिया में कहीं भी वायलेट हो रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो आर्टिकल 32 फेंक के मारिए, वहीं ढेर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया ए, असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। अगर हमें लिबर्टी, किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात होगी ना, तो वो हैबियस कॉर्पस होता है। लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की बात हो तो हैबियस कॉर्पस टिक कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट है कि वो इश्यू कर सकता है कुछ रेट्स, ठीक है। अगर लिबर्टी को सिक्योर करना है किसी इंडिविजुअल की, तो हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है हैबियस कॉर्पस। द रेट इज इश्यूड बाय द कोर्ट हुज ऑब्जेक्ट इज टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली एंड सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर किसी भी आदमी को इलीगली डिटेंशन में डाल दिया गया है, इलीगली उसको प्रिजन में डाल दिया गया है, या फिर उसको कहीं भी कन्फाइन करके रख लिया गया है, डिटेन करके, तो जो हैबियस कॉर्पस है आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट को मिला है पावर रिट्स का,
उसके एम्बिट में आता है, वो बताता है कि आप उसको इमीडिएट रिलीज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसा पावर है कि वो इस रेट्स को ला सकता है अंडर आर्टिकल 32, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यहाँ राइट इनुमरेटेड है पार्ट 3 के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट, जहाँ पे हाई कोर्ट कैन इश्यू रेट्स रिलेटेड टू लीगल राइट, लीगल राइट के लिए हाई कोर्ट रेट्स ला सकती है, और सिंपल आर्टिकल 32 की प्रोटेक्शन गार्जियन हमारे सुप्रीम कोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम किस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहते हैं? देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सर्टियोरैरी रिट्स के बारे में बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट री एग्जामिन द डिसीजन गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो देखिए क्या होता है बेसिकली कि ऐसी कोई जो डिसीजन ऑलरेडी दिया जा चुका है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, किसी लोअर कोर्ट्स, किसी छोटे मोटे कोर्ट्स के द्वारा, तो उसको विथ सर्टियोरैरी रेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसको री एग्जामिन कर सकते हैं, री इवैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो री इवैल्यूएशन के लिए डाल सकता है। अगर हम लोग बात करें क्वो वारंटो की, तो यहाँ पे कोर्ट इनक्वायर करता है किसी भी क्लेम, लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, यह रेट जो है वो प्रिवेंट करता है इलीगल एजम्पशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस बाय एन इंडिविजुअल। देयरफॉर बोथ द रेट्स हैव एन सेंस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें ना, तो लगभग सर्टियोरैरी एज वेल एज क्वो वारंटो दोनों का दोनों एक तरीके से पोस्टमार्टम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस कमीशन ने आंसर तो ई होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, लेकिन बीपीएससी ने इसको डी माना था, क्वो वारंटो को माना था सर। ठीक है, द रेट विच मे बी फिल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन पर्सनल फ्रीडम। अगर हम पर्सनल फ्रीडम की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन पर्सनल फ्रीडम, तो आपको ये हैबियस कॉर्पस की बात हो रही है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी इनटू द कोर्ट, कोर्ट में लेके आओ, उसको अकेले डिटेंशन मोड में मत रखो। ठीक है, मतलब जैसे आप पकड़े हो किसी को किसी भी आधार पे, तो उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है कि उस बॉडी को जिसको आपने रिटेन किया उसको कोर्ट के सामने लाओ, मजिस्ट्रेट के सामने लाओ। इस रेट के अकॉर्डिंग कोर्ट जो होता है सिक्योर करता है उस बॉडी के पर्सन को कि वो इम्प्रेजेंट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, उसको कोर्ट के सामने लाया जाए। कम से कम उसके गिरफ्तारी की रीज़न होनी चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए कुछ उनके डिटेंशन का। ठीक है, जस्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि रीज़न पता करो। ठीक है, तो ये जो रेट होता है हैबियस कॉर्पस, ये बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी को। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं। लिस्ट भी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, अब आर्टिकल दे रखा है 16, आर्टिकल दे रखा है 16 क्लॉज 2, 29 आर्टिकल 30 क्लॉज 1 आर्टिकल 31। देखिए अभी अब हम लोगों ने आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को पढ़ा था। ठीक है, तो 30 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? 30 क्लॉज 1 कह रहा है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मैंने आपको बताया आर्टिकल 30 क्लॉज 1 मदरसा गुरुकुल के बारे में बात करेगा। तो कोई भी माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, मेजॉरिटी की नहीं, तो हम लोग मदरसा की बात कर लेंगे। कोई भी माइनॉरिटीज़ है रिलीजन बेसिस पे या फिर लैंग्वेज बेसिस पे, वो आराम से किसी भी एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 30 क्लॉज 1। तो सी का हो गया 3। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, या तो ऑप्शन सी हो जाएगा या ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग एक और देख लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 अगर आपको पता होगा तो बेसिकली ये बताता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल सी हो जाएगा 16 क्लॉज 2। तो ये आर्टिकल 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 होना चाहिए, या तो ए होगा, नहीं तो डी होगा, नहीं तो सी भी हो सकता है। डी तो ऑप्शन बनेगा नहीं। तो अब हम फिर भी हम लोग स्ट्रक आउट हो रखे हैं, फंस चुके हैं। आर्टिकल 31 क्लॉज ए क्या कहता है ये देखते हैं। आर्टिकल 31 क्लॉज ए कहता है कोई भी सिटीजन होगा उसको किसी भी एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया गया है स्टेट रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, लैंग्वेज और एनीथिंग। तो डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 सिर्फ एक में हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कोई भी पर्सन होगा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट अ मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। उसकी रेस, रिलीजन और कास्ट कुछ भी है, पब्लिक अपॉइंटमेंट के केस में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट। वैसी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट एड ले रही है वो किसी भी पर्सन को
किसी भी ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के ग्राउंड पे उनको हटा नहीं सकती है, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की बात कर ले, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की बात कर ले तो जितने भी माइनॉरिटीज़ होंगे, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हों या लैंग्वेज बेस्ड हों, उनकी राइट जो इस्टेब्लिश हो, उनके पास एक राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 31 क्लॉज 1 की बात करें, कोई पर्सन शैल नॉट डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, चलिए 86 कह रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, ठीक है। अब इस दोनों को मिलाना है, कौन से किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए का तो 3 हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ब्रॉट अंडर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो आया था वो केशवानंद भारती केस में इसको विड्रॉ किया गया था। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। अब ऑप्शंस पे चलते हैं, ए का 3 तो ऑप्शन तो यहीं से निकल गया, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी का हो गया 4 तो यहीं से निकल गया, तो आप आराम से लगा सकते हो। अब देखिए सी देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको पता होगा बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मिनर्वा मिल केस था। देखिए बेसिकली इन चीज़ों को आपको याद ही रखना पड़ेगा, आप इसमें और कुछ कर नहीं सकते हो, कोई भी जजमेंट हुआ, कोई भी अमेंडमेंट हुआ तो उसको आप याद ही रख सकते हो, ठीक है। सी का 1 हो गया और डी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी का 2 हो जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन रिंग्स, ये आपको 2 हो जाएगा, क्लियर है, 3, 4, 1, 2 तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 42वें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात करें तो मिनर्वा मिल केस से रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर्टिकल 23 से रिलेटेड है। चलिए अब देखिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। ए का हो गया 3, बी का हो गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, इसकी फ्रीडम आपको दी गई है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 26, तो बी का हो गया 4, ठीक है। अब देखते हैं सी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये डिस्कस किया गया आर्टिकल 29 में, सी का हो गया 1। राइट टू एजुकेशन की बात कर ले तो ये आर्टिकल 21A में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 2 हो गया, 3, 4, 1, 2 दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एबोलिशन ऑफ टाइटल डिस्कस्ड इन आर्टिकल 18, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इट्स गिवन इन आर्टिकल 26, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज गिवन इन आर्टिकल 29, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21 क्लॉज ए। अब चलिए बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट देखना है हमें, इसमें चेक करना है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, हमेशा इस चीज़ को मेंशन किया कीजिए क्वेश्चन में। तो भारत रत्न पद्म अवार्ड वॉज टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बता चलना क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है। देखिए जो बेसिकली आर्टिकल 18 है ना, उसके अंदर ना कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल ऑफ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो है वो प्रोहिबिट नहीं किया गया है, और अदरवाइज किसी टाइटल को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन भारत रत्न और पद्म अवार्ड और टाइटल को आर्टिकल 18 के अंदर इसको कन्फर्मेंट नहीं किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ए तो आपका गलत है, ए आपका गलत है। पद्म अवार्ड विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस, तो क्या पद्म अवार्ड सस्पेंड हुआ है एक बार, ये देख लेते हैं। पद्म अवार्ड जो कि 1954 में लाया गया था, इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट फॉर बिलीफ इंटरप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 1978 टू 1979 एंड 1993 टू 1997। तो 2 बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना हार्डकोर फैक्ट्स पूछा है, तो अगर आप उसको अगर डीपली पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ना चाहिए। वैसे पद्म अवार्ड्स तो अर्जुन अवार्ड, पद्म अवार्ड, ये सब चीज़ों को तो ध्यान से रखना ही चाहिए। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग है। थर्ड कह रहा है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन द पर्टिकुलर ईयर। तो क्या ऐसा कुछ है, एक बार देख लेते हैं। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। इट इज अवार्डेड इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस of the highest order in the field of human endeavor. It is treated as one of the most footing from the Padma Award. The recommendation of Bharat Ratna are made by Prime Ministers of the to the President of India. No formal recommendation of Bharat Ratna are necessary. The number of Bharat Ratna award is restricted to maximum of 3.
तो ये फैक्ट हो गया, 3 तक होना चाहिए, तीनों का तीनों गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लीजिएगा। The scope of Article 21 of the Constitution was expanded to include right to education because of the decision of Supreme Court in the case। कौन से ऐसे केस में, कौन से ऐसे जजमेंट में आर्टिकल 21 के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को एक्सपेंड कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन में भी उसको डाला गया। ये था आपको उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, ठीक है, उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस में। इसको देख लेते हैं। उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्वेरिंग वेदर द राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन to citizens to India, role of economic resources in limiting the right of education, interplays between the direct DPSP in the constitution and fundamental rights, whether the rights to education includes adult professional education। Moving to the next question, by which of the following case parliament got the right to amend fundamental right। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी मेजर जजमेंट्स होते हैं, जजमेंट्स तो बहुत सारे हैं, उनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में आती हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये याद करना बहुत टफ होता है, मतलब नॉर्मली रैंडम आप ऐसे याद नहीं रख सकते, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हाँ फिर भी ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती केस में क्या किया गया था, पार्लियामेंट राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स को इनकलकेट किया गया था। पहली बात, जैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, सज्जन सिंह केस हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो जो पहली बार थी, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया फंडामेंटल राइट को कि वो अमेंडेबल है, साथ साथ में कौन से केस में, तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 वाले केस में। देखिए फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज़ या डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी जजमेंट्स होंगे उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965 जो केस था, उसमें भी अगर हम लोग बात करें गोलकनाथ केस 1967 को, द प्रायर डिसीजन वॉज रिवर्स्ड एंड इट वॉज हेल्ड दैट अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 वाले केस में एंड सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965 वाले केस में ये माना गया, ये चीज़ समझा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंडेबल है, उसको हम लोग बदलाव कर सकते हैं उसमें। लेकिन फिर अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद इस डिसीजन से रिवर्स हो गया सुप्रीम कोर्ट, रिवर्स हो गया सुप्रीम कोर्ट, और इस बात से माने कि इस फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। गोलकनाथ केस 1967 में फिर से केशवानंद भारती केस आई 1973 में, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज़ वाइड इनफ बट नॉट अनलिमिटेड। मतलब आप अमेंड कर सकते हो लेकिन अनलिमिटेड की पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो अनलिमिटेड अमेंडमेंट ला सके। इट मे अमेंड फंडामेंटल राइट बट नॉट इन सच अ वे सो दैट टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सीधी सी बात है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 एंड सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965 केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स को भी आप अमेंड कर सकते हो। लेकिन फिर गोलकनाथ केस 1967 केस में वो अपने डिसीजन को रिवर्स किए, कहें कि पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते हो आप। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड करने का, लेकिन वो अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये समझिए, अनलिमिटेड कहने का ये मतलब हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करके वो काम करेगी तो कर सकती है। तो ये 3 केसेस आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। चलिए अब कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए इस पहले तो एक बात आपको कि हर एक जजमेंट जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है उसकी नेम आपको याद रखनी होगी, डेट भी याद रखनी होगी, ठीक है। तो पहला कौन सा था, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की बात करें तो 1950 में आया था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करें तो ये 1967 में आया था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करें तो 1973 में आया था, मतलब ये जजमेंट आया था। उसके बाद मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1980 में आया था। तो आप देख लीजिए, तो डी, फिर उसके बाद 67 ए, सॉरी हाँ DC मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था ना, हाँ मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपको 1980 में आया, तो DABC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए कुछ डेट्स तो याद रखनी होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ propounded द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट के जजमेंट के केस में। डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओज इट्स इवोल्यूशन
इन द रेशियो ऑफ द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में, विच वॉज अप्रूव्ड बाय मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मिनर्वा मिल वाले केस में इसको अप्रूवल मिला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आउटलाइन किया गया था कौन से केस में किया गया था, तो वो किया गया था आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑप्शन सी। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, पहले फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट में इंसरिन था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और एक नए प्रोविजन में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में। ये क्वेश्चन मैं 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कह रहा है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा सही, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। 44वें अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से ओमिट करके इसको लीगल राइट में डाला गया। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A in part 12 of the constitution। absolutely correct, both the statement 1 and 2 are correct। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 96 कह रहा है which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights। तो बिल्कुल वो 44वां अमेंडमेंट था 1978 का। अब ये डेट भी याद रख लेना। by which of the following right of property has been omitted। 44th amendment act। which was when was the fundamental right to property abolished। जिसको कब किया गया, देखिए अब डेट पूछ दिया है 1978 by 44th constitutional amendment act। सेम क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश किया गया by 44th constitutional amendment act, 44th constitutional amendment act, और इसको लीगल राइट बना दिया गया है अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 है द 44th amendment of the constitution of India remove the following right from the category of fundamental right। so right to property was removed from the 44th constitutional amendment act। at present the right to property under the constitution of India is a legal right। अब देखिए इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया ना कि अब इसको चाह के भी भूल के दिखा दो मुझे। आर्टिकल अमेंडमेंट 44th, ठीक है, 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 300A। आप कभी भूलोगे क्या? क्यों भूलोगे? इतनी बार क्वेश्चन आ गए, यही तो फायदा है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। What is the position of right to property in India? Same question. It is legal right available for to any person। Right to property, according to Constitution of India, is a legal right. It's not a fundamental right। The right to property was deleted from the list of fundamental right guaranteed to the citizen of India by 44th। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पूछा गया है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी। इक्वालिटी है, एक्सप्लॉइटेशन का अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। अमेंडेड फ्रॉम द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 300A के तहत डाल दिया गया इसको 1978 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट। तो कौन इसमें से नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सिंपल सी बात है, सेम क्वेश्चन बार बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सेम क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन को रट के बैठ जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। इसमें से कौन सा राइट नहीं देती है? तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लिबर्टी है, इक्वल शेल्टर नहीं है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 1922, लेकिन इक्वल शेल्टर की बात नहीं करता है। राइट टू इक्वालिटी ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी कौन कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 से लेके 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स। जो सिटीजन्स को नहीं दिया गया है। राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, यस इट इज गिवन टू देम। राइट टू जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो गिवन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज ऑल्सो गिवन, बट राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। According to decision of the Supreme Court, the right to information lies in the right to freedom of speech and expression under Article 19(1) subclause A of the Constitution of India, although it is not mentioned in the Constitution of India। हालांकि दिया हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, लेकिन ये स्पेशली मेंशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारों को है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, बिल्कुल 100% है, सारे लोगों को अवेलेबल है ये राइट। राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज गारंटीड बाय द आर्टिकल 14
which is given to all persons under the Indian Constitution. But the right against discrimination, Article 15-16, right to freedom of speech and expression, Article 19(1) Clause A, and the cultural and educational right 1929-30 are available only to the citizens of India. Choose the fundamental rights available in the Indian citizen but not to aliens. Aliens मतलब foreigners हो गए जो बाहर से आके रह रहे हैं, ठीक है. तो कौन कौन सा राइट्स जो है सिर्फ इंडियंस को दिया गया है, तो वो दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब ऐसा नहीं हो कि आप बाहर से आए हो और हमारे देश के बारे में कुछ से कुछ बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हो, ठीक है. आपको एक याद होगा, एक यूट्यूबर काल था, दिल्ली में रहते थे वो कुछ से कुछ जैसे कि कोविड के वक्त हो गया, फार्म लॉ के वक्त हो गया, तो कुछ से कुछ बोलते थे तो उनको डिटेन कर लिया गया था इंडिया से, ठीक है. चलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमारे कंट्री के आगे स्पॉट लगाए, दाग लगाए, धब्बा लगाए, ठीक है. तो ये सिर्फ इंडियन को दिया गया है, मतलब इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है. इसी के साथ साथ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नहीं, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ लिमिटेशंस है, वो आप लोग देखोगे. राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है. 1 और 3 जो है वो सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबके लिए है, देखिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबके लिए है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सबके लिए है. लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए है. तो आर्टिकल 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3. चलिए, अब ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, किस किस राइट पे वो क्लेम नहीं कर सकते हैं. तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए कर सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन पे नहीं कर सकते हैं. अब ब्रिटिश सिटीजन जो इंडिया में रह रहे हैं वो क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन को नहीं क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यह जो राइट है जो प्रोवाइड किया गया अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी is only to the citizen of India, but other 3 rights given to the options are available to every person. चलिए, which of the following has been recognized as a fundamental rights by the Supreme Court of India? तो अब देखिए, राइट टू शेल्टर या फंडामेंटल राइट, तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स जो रिकॉग्नाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडिया में. राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू इक्वल पे एंड इक्वल वर्क. तो इनमें से कौन कौन सा है ये बताना है. तो देखिए, इसमें से तीनों है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एज अ फंडामेंटल राइट. समझते हैं. चमेली सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी 1995 वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर को भी इंक्लूड करता है. राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर को भी इंक्लूड करता है. उसके बाद में right to shelter does not mean a mere right to roof over one's head, but the right to all the infrastructure necessary to enable a person to live. मतलब ज़रूरी नहीं इस बात का है कि सिर्फ छत होना चाहिए, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो कि किसी भी इंसान को रहने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, यह आपको कन्फाइन किया गया, यह आपको क्लियर किया गया चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो राइट टू शेल्टर को आर्टिकल 21 के एम्बिट में डाल दिया गया. Supreme Court in the case of Satwant Singh versus Union of India held that right to travel abroad is a fundamental right. Right to travel abroad is a fundamental right has been confined by Supreme Court of India under the Satwant Singh versus the Union of India case. यह एक लैंडमार्क केस था जिसमें अब एक बात करते हैं रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि construing Article 14 and 16 in the light of preamble and Article 39 clause D, we are in the view that the principle equal pay for equal work is deducible from those article and may be properly applied in case of unequal scales of pay based on no classification or irrational classification, though these drawing the different scales of pay do identical work under the same employer. Thus the correct option is correct D. So तीनों का तीनों जो right to shelter, right to travel abroad, right to equal pay and equal work, तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने एज अ फंडामेंटल राइट देखा है. द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप फ्लैग को होस्ट कर सकते हो, इवन आप प्राइवेटली उसको होस्ट कर रहे हो, यह फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का. ये माना गया आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर आप फ्लैग होस्ट कर रहे हो अपने बिल्डिंग के टॉप पे, किसी प्राइवेट बिल्डिंग पे, या फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का. आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ
और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 की बात अगर हम कर ले तो राइट टू लाइफ की बात होती है एंड पर्सनल लिबर्टी की बात होती है। आर्टिकल 25 की अगर बात कर ले तो ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ वन चॉइस। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इंडिया में, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 21 कन्फाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया सेफगार्ड करता है कि एक की राइट है कि वो मैरी कर सकता है अपने चॉइस से। किस केस में? तो लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रखा राइट टू मैरी एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ राइट टू द लाइफ। राइट टू मैरी को राइट टू लाइफ के कॉम्पोनेंट में देखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इन हादिया मैरिज केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट राइट टू कन्वर्ट एंड चूज अ पार्टनर इन इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस। तो कब से किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो। तो क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इट विल बी अ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इट विल बी वायलेशन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइगिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया डिसीजन को हाई कोर्ट जो प्रोनाउंस किया था इन द केस ऑफ बिजोई इमैनुअल वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सपेलिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर जो वो अपने कॉन्शियस से जो रिलीजियस उनका जो रिलीजियस फेथ है उसके अकॉर्डिंग उसको वायलेट नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी होगा रिलीजियस फेथ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इंसरेंड इन आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई वायलेशंस नहीं है। एंड 25(1) द कोर्ट सेड दैट नो प्रोविजंस ऑफ लॉ ऑब्लाइजेस एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। तो ये कौन सा नहीं है? देखिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, बिल्कुल आप जीने का अधिकार किसी से नहीं छीन सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, तो ऑप्शन बी नहीं है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर वेरियस फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन गिवन टू बोथ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द नॉन सिटीजन इक्वली। दीज राइट्स आर, कौन कौन सा दिया हुआ? इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ इन द ऑफेंस आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। जबकि प्रोविजन रिलेटेड टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यह सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। वीवीआई क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ? बिल्कुल वो आर्टिकल 14 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन ऑफ इंडिया? जो सबको अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो हम देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबको अवेलेबल है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सबको अवेलेबल नहीं है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री ये भी कहीं कहीं कंस्ट्रेंड है। राइट टू इक्वालिटी की बात करें आर्टिकल 14 ये अवेलेबल है सबको। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, 16, 17 जो है वो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19, 1 क्लॉज सब क्लॉज डी एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, सिर्फ फ्रीडम, आप कहीं से भी आके यहाँ पे फ्रीडम फ्री मूव नहीं कर सकते हो हर एक पार्ट ऑफ इंडिया में। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को है। तो 2, 3, 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन तक कॉन्स्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। तो नॉन सिटीजन को कौन कौन सा राइट्स अवेलेबल है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज कर सकता है। अगर उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशंस होता है कहीं पे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 को यूज कर सकता है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको नहीं है। फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ये भी नहीं है। फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी आप कैसे एक्वायर कर लोगे? ऐसे कैसे? ठीक है, चलिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स या आर्टिकल रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट used in the preamble of the Indian Constitution enable the Supreme Court to deduce a fundamental right to equal pay for equal work। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सोशलिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इनेबल किया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो डिड्यूस करे, हटा दे फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए? तो वो कौन सा? आर्टिकल 14 से 16, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है। एक लैंडमार्क केस था रणधीर सिंह वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंस्ट्रूइंग आर्टिकल 14 and 16 in the light of preamble and article 39 clause D, we are of the view that the principle equal pay for equal work is deducible from those articles and may be properly applied to in case of unequal skills to pay based on no classification of irrational classification, though these drawing
drawing the different skills to pay do identical work under the same employer, thus correct option will be D. Which of the following enable the Supreme Court of India to deduce a fundamental right to equal pay for equal work? तो वो कौन था? बिल्कुल द वर्ड एक सोशलिस्ट वर्ड है जो प्रेम्बल में यूज़ किया गया उसकी वजह से। साथ साथ में ही रीड विथ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। रीड विथ आर्टिकल 16, मतलब ए के साथ रीड करना है आपको, A+14 पढ़ना है, A+ आर्टिकल 16 पढ़ना है, तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट है। जो वर्ड सोशलिस्ट है प्रेम्बल में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 39 क्लॉज डी टुगेदर विद द प्रेम्बल इनेबल द कोर्ट टू डिड्यूस द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक एक वर्ड से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन इंडिया इन मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो कौन सा है वो आर्टिकल? आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट हैज़ बीन एश्योर्ड। द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन, द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? तो अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन आर्टिकल की, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ के ही अंदर आएगा, आर्टिकल 14 एंड 15 होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 empowers the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes or for the scheduled caste and scheduled tribes. Similarly, Article 16 clause 4 empowers the state for making provisions for the reservation in appointment or post in the favor of backward class citizens. The Constitution of India recognize किस चीज़ को recognize करता है? Only religious minorities, बिल्कुल गलत। Only linguistic, ये भी गलत। Religious and linguistic both minorities, ठीक है। चलिए, according to Article 29, citizens residing in the territory of India having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same. Article 30 provides the mandatory to right to establish and administer educational institutions whether based on religion or language. ठीक है। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर एज, ये कौन सी राइट है? एक फंडामेंटल राइट है। When was the right to education added through the amendment in the Constitution of India? तो इसको ऐड किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देखते हैं, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट्स एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कि ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है? तो वो आपको है राइट टू एजुकेशन। सेशन रीजन क्वेश्चन है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से लेकर 14 साल की उम्र के हर बच्चों को राइट टू एजुकेशन, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट। बिल्कुल, ए भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है सेशन का, तो आंसर ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड? ऐसा कौन सा राइट इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के वक्त में भी आप कौन सा राइट है जिसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते? तो बिल्कुल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार तो आप नहीं छीन सकते ना। द वर्ड हिंदू इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं करता है? हिंदू में आपको बुद्धिस्ट आते हैं, जैन्स एंड सिख्स आते हैं, बट पारसीज नहीं आते हैं। आर्टिकल 25 के तहत हिंदू शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज इंक्लूडिंग पर्सन्स प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट religion, but they do not include Parsis. In India, if a religion sect community is giving the status of the national minority, what special advantage if it is entitled to? तो कौन कौन सी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, एडवांटेजेस मिलेगा, वो देखते हैं। इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल करेक्ट। मदरसा इज द एग्जाम्पल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल नहीं, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये करेक्ट है। अब देखते हैं, कोई भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इन द पार्लियामेंट। द स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग वाइल अदर 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, दिस विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दिस? कोई भी एक्यूज है किसी ऑफेंस में, वो कंपेल नहीं किया सकता है किसी विटनेस के अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आपको 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 हैज़ प्रोवाइडेड अ सेफ गार्ड टू द पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, तो मतलब इतना समझ लीजिए क्रिमिनल्स को भी अधिकार है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड है वो भी
accused of offense shall be compelled to give witness against himself. Self incrimination कहते हैं इसको. This is based on legal presumptions that the accused is innocent till proven guilty वाला बात. ठीक है, चलिए. Guilty. Which article of the Constitution provides protection to the accused regarding conviction from the double bar and self incrimination? तो ये आपको आर्टिकल 20 के तहत है. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. ठीक है, अंधा कानून मूवी, हमें अमिताभ बच्चन आपको याद होगा. तो ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? या कहा गया आपको आर्टिकल 20 के तहत. डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. द ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल का? तो बेसिकली यह हरासमेंट को अवॉइड करता है विच में बी कॉज्ड बाय सक्सेसिव क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. मतलब एक ही कत्ल के लिए अगर मान लीजिए एक मर्डर किया है और उसी के लिए फिर दोबारा सजा हो सकता है क्या आदमी को 2 बार मारा जा सकता है? नहीं मारा सकता है. ठीक है. देयर इज अ लॉ मैक्सिम रिलेटेड टू दिस, जिसका नाम है नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी, जिसका मतलब होता है नो मैन शैल बी पुट ट्वाइस इन पेरिल फॉर द सेम ऑफेंस. क्वेश्चन नंबर 138. इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? तो कौन सी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड किया गया है? वो आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाई लॉ. ठीक है. विच आर्टिकल गिव सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पीपल? तो अरेस्टेड पीपल को जो डिटेंडेड हैं उनके पास सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है. कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 22 है. अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर, तो बिना ट्रायल के कब तक अरेस्ट करके रख सकते हो? तो 3 मंथ के लिए. आर्टिकल 22 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द 3 मंथ. मतलब 3 मंथ तक रख सकते हो आप इसको. 141 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन? तो कौन सा रिट है? बिल्कुल हैबेस कॉर्पस है. मतलब हैबेस कॉर्पस करने का क्या मतलब हुआ कि अंडर व्हाट ज्यूरिडिक्शंस यू हैव अरेस्टेड, यू हैव डिटेंडेड दैट पर्सन, आपको बताना पड़ेगा. रिट्स ऑफ हैबेस कॉर्पस इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी ऑफ ए पर्सन. इट कॉल्स अपॉन द पर्सन हु आर डिटेन्ड अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट. आपको कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. टू लेट द कोर्ट नो, कोर्ट को बताओ कि किस ग्राउंड पे उनको कन्फाइन किया गया है. ठीक है. बॉन्डेड लेबर was abolished in India by the Act of Parliament enacted in which year? तो वो 1976 में लाया गया था. आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, इसको एबोलिशन ऑर्डिनेंस बना था 1975 में. यह प्रोमलगेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन 25 अक्टूबर 1975 को. रिप्लेस the said ordinance of the bonded labor system, abolition bill 1976 was introduced in the parliament. The bonded labor system bill 1976 was passed by both the houses of parliament and it became an act in 1976. The child labor was prohibited in hazardous employment. आपको पता होना चाहिए, अगर किसी का उम्र ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू 14 है, लेस देन 14 है तो उसको आप अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगा सकते हो. साथ में अगर 14 से 18 है तो हजार्डस में नहीं डाल सकते हो. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 में आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी हजार्डस कंडीशन को ब्लॉक करना है. ठीक है. तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया हजार्डस एम्प्लॉयमेंट किनके द्वारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशन. देखिए किनके तहत किया गया था ये देखिए. तो कहाँ गया? हाँ ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ब्लॉक किया है. जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिसंबर 1996 में भी इसको ब्लॉक किया गया था. और साथ साथ में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी इसको ब्लॉक किया गया. तो ऑप्शन डी सारा करेक्ट हो जाएगा. आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा है, चाइल्ड है, अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन अ फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट. यूनाइटेड नेशन चार्टर ने प्रोक्लेम किया है कि चाइल्डहुड जो होगा वो इंटाइटल होगा स्पेशल असिस्टेंट में. फॉर द फुल हार्मोनियस डेवलपमेंट पे होना चाहिए फोकस बच्चों का, और साथ साथ में उनकी पर्सनालिटी ग्रो करना चाहिए हेल्दी इन्वायरमेंट में. डैश विदाउट ड्यूटीज़ आर लाइक मैन विदाउट शैडो. तो राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ आर द मैन विदाउट शैडो. सर अर्नस्ट बाकर ने कहा था राइट्स जो है अगर बिना ड्यूटी के है, ड्यूटीज़ के है, आर लाइक मेंस विदाउट शैडो. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़? राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच में अगर कॉन्टेक्स्ट रिलेशन देखा जाए तो कौन सा करेक्ट है? राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़, बिल्कुल करेक्ट है. अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें राइट्स एंड ड्यूटीज़
are correlative. According to Holland, every right implies the active or passive forbearance by others of the wishes of the party having the right. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाइज द अबव स्टेटमेंट. हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर में बात हो रही है? तो ये है आपको आर्टिकल 21 ऑफ द फ्रीडम गारंटीड इन द पार्ट 3. केस कौन सा था? जस्टिस के पुट्टस्वामी रिटायर्ड एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया दैट राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड आर्टिकल 21. ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट का टॉपिक कंप्लीट. अगर आपको घटनाचक्र आई दृष्टि की कंप्लीट बुक की रिवीजन करनी है पॉलिटी में तो वो अपलोडेड है ऑलरेडी. अगर आपको घटनाचक्र आई दृष्टि की या फिर घटनाचक्र की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है कंप्लीट बुक. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेगमेंट. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.